हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के सेशन में हमेशा की तरह मैं अनुपमा, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, इस बार हम थोड़ा जल्दी आ गए और आए भी क्यों ना, मिलने की, आप सबसे मुखातिब होने की बहुत ज्यादा मुझे जल्दी थी। और साथ ही बहुत दिनों बाद हमारे साथ सिस्टर रजनी दीदी, बी के रजनी दीदी मौजूद थी। तो मेरा एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि मुझे लगा 2 दिन पहले ही सेशन कर लेते हैं, और शुक्रवार की जगह आज मैं आ गई आप सबके सामने। तो सेशन का जो टॉपिक है आज, वो बहुत ही शानदार है, और वो है रोल ऑफ रिलेशनशिप्स। रोल ऑफ रिलेशनशिप्स को हम समझने से पहले, सबसे पहले मैं दीदी का स्वागत करूंगी पिंक टॉक में। बहुत दिनों बाद दीदी ने दर्शन दिए। ओम शांति दीदी, ओम कैसी शांति। हैं आप? ओम शांति। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। आप सभी कैसे हैं? दीदी, हम आशा करते हैं हमारे दर्शक सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, मुस्कुराते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जीवन के झंझावातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको, उनका सामना भी डट के कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा सेशन है, वो हमारा सेशन है रोल ऑफ रिलेशनशिप। इस पे हम एक टॉपिक पे एक बड़ी अच्छी सी एक, दीदी मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है कि रहीमदास जी का दोहा याद आता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार टूटे तो जुड़े गांठ पड़ जाए। दीदी, रिलेशनशिप में प्रेम का, प्यार का, अपनत्व का बड़ा ही महत्व होता है। तभी शायद हमारे गुरुजन, जो हमारे समाज सुधारक थे, जो जीवन को हमारा सही दिशा दिखाते थे, वो सब ने, उन्होंने इस दोहे के खूबसूरत के माध्यम से बड़ी खूबसूरती से प्रेम के महत्व को हमारे रिलेशनशिप में समझाया है। दीदी, इसके साथ ही आज हम सेशन स्टार्ट करेंगे कि रोल ऑफ रिलेशनशिप में हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं कि हम एक रिलेशनशिप को कैसे निभाएं, और उसको हमारा जीवन में उसका हम क्या महत्व है। इन 2 टॉपिक्स को हम आज कवर करने का प्रयास करेंगे। जी जी जी। तो मैं भी एक छोटी सी कहानी से शुरू करती हूँ। एक बार एक बच्चा था। तो जैसे बच्चे बचपन में जब भी वेकेशंस होती हैं तो शहरों में रहते हैं, तो दादा दादी गांव में रहते हैं। तो वो हर वेकेशंस में दादा दादी के पास जाया करता था अपने पेरेंट्स के साथ। तो उसको जाते-जाते जैसे कई साल हो गए, छोटा-सा था तब से जा रहा था। तो जैसे ही वो 10-11 साल का हुआ, तो उसको मन में संकल्प आया कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं अकेला भी जा सकता हूँ। और उसने उस बार वेकेशंस में अपने पेरेंट्स के साथ ज़िद की कि अभी जो है इस बार वेकेशंस में आप मेरे साथ नहीं जाएँगे, मैं अकेला जाऊँगा। और पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि नहीं, अभी तुम बड़े तो हो गए हो पर अभी इतने बड़े नहीं हो। तो उसने कहा नहीं, आप मुझे यहाँ से ट्रेन में बिठा देना और वहाँ दादा-दादी को बोल लेना, वो स्टेशन पे आ जाएँगे, तो मैं उनके साथ वहाँ से चला जाऊँगा, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि बाल हट और त्रिया हट, राज हट ये फ़ेमस हैं, हमारे इतिहास इस चीज़ का गवाह है। तो उसने बाल हट किया और कहा कि नहीं, इस बार मुझे आपके साथ नहीं जाना है, इस बार मैं अकेला ही जाऊँगा दादा-दादी के पास। तो पेरेंट्स ने सोचा कि भी इतनी ज़िद कर रहा है तो अभी क्या करेंगे? तो उसका जो फादर था, उसने कहा ठीक है, उसके फादर ने उसकी अकेली टिकट करा दी। और जब वो उसको ट्रेन में बिठाने के लिए आया, तो ट्रेन की सीट पर जब उसको बिठाया, तो फादर ने उतरते समय उसकी पॉकेट में एक लेटर रखा और कहा कि जब भी कभी तुम्हें डर लगे ना, तो तुम ये लेटर निकाल के पढ़ लेना। क्योंकि अकेला था वो बच्चा, उनको पता था कि रास्ते में इतना लंबा सफ़र है, पूरी रात है उसके अंदर, तो बच्चे को डर भी लग सकता है और कभी भेजा नहीं उसको अकेला, और 10-11 साल का बच्चा तो कोई बहुत बड़ा होता भी नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है, आप जाओ, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं लेटर पढ़ लूँगा। और उसके फादर उसको ट्रेन में बिठा के चले गए और वो बच्चा अकेला ट्रेन में सफ़र करने लग गया। पहले तो उसको बहुत अच्छा लगा, एन्जॉय कर रहा था वो, अपने बैग से कभी कुछ निकाल के खा रहा था, कभी कुछ निकाल के खा रहा था। फिर वो बाहर जो साइट सीन्स दिखाई दे रहे थे, वो भी अच्छे लग रहे थे उसको। अब जैसे-जैसे रात हुई, रात का अंधेरा हुआ, उसको अंदर डर लगने लग गया। अब उसने देखा सारे बड़े-बड़े जेंट्स और लेडीज़ आकर के अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ रहे हैं और वो अकेला था। तो अब उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे रात बढ़ती गई, उसका डर बढ़ता गया।
और जैसे उसका डर बढ़ता गया, उसको एकदम से याद आया कि मेरे पापा मेरी पॉकेट में एक लेटर रख गए थे और उन्होंने कहा था कि जब भी तुझे डर लगे इस लेटर को निकाल के पढ़ लेना। और उसने तुरंत वो बच्चे ने वो लेटर निकाला और उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था कि बच्चे तुम डरो नहीं, नेक्स्ट बोगी में इस सीट नंबर पर मैं बैठा हूँ, तुम्हें डर लगे तो मेरे पास आ जाना। तो आप सोचो जो पेरेंट्स हैं उसके उनके मन में बच्चों के प्रति क्या भाव होते हैं और बच्चों के मन में उनके प्रति कई बार क्या भाव आ जाते हैं, है ना? आप देखिए एक बच्चे को जन्म देने से लेकर के उसको पालना करना, उसको बड़ा करना, पढ़ाना-लिखाना, उसकी हर तरह से सेफ्टी सिक्योरिटी करना, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जिस एटमॉस्फेयर में आज हम रह रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर में तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो आजकल केसेज़ आप देख रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, सेफ्टी सिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे समय पर जो रिलेशंस के अंदर कुछ हमारे वैल्यूज़ होती हैं, वो वैल्यूज़ को भी हम निभाएँ। जैसे आप देखेंगे हम पढ़ते थे पोल साइंस में कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हम रिलेशंस में कई बार एक-दूसरे से अधिकार तो रखते हैं, राइट तो रखते हैं, लेकिन जो हमारे कर्तव्य होते हैं, कई बार वो हम पूरा नहीं निभाते हैं। राइट ज़्यादा हम रखते हैं। तो उससे भी रिलेशंस में कई बार क्या आ जाता है, थोड़ा-सा कहीं गैप आ जाता है। तो जो आजकल का समय चल रहा है, वो हम देख रहे हैं कि बच्चों को पालना एक बहुत बड़ा संघर्ष का समय होता है वो पेरेंट्स के लिए कि आप देखेंगे जब से वो जन्म लेता है, उसको पालना, फिर स्कूल में एडमिट कराना उसको, कितना कॉम्पिटिशन है आजकल। किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिट कराने के लिए डोनेशंस देनी पड़ती हैं, कितनी सिफ़ारिशें लगानी पड़ती हैं बच्चे के लिए, फिर उसकी ट्यूशन फीस आदि होती है। तो मैं समझती हूँ आज के समय में बहुत संघर्ष वाला वो पीरियड होता है पेरेंट्स के लिए। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पैरों पर खड़े हो जाते हैं, जिस दिन उनकी जॉब लग जाती है, तो मैं समझती हूँ पेरेंट्स के लिए उससे बड़ी खुशी का दिन कोई भी नहीं होता है। लेकिन कई बार बच्चे पेरेंट्स के किए हुए उन सब कार्यों को, उनके प्यार को, उनकी पालना को भुला कर के और बड़ी ईज़िली उनको कई बार ये बात कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है ना? या फिर कई बार ये भी कह देते हैं कि तुमने किया तो क्या बड़ी बात की, हर पेरेंट्स करते हैं। तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हारे लिए किया, तुम हमारे लिए कर रहे हो, आगे हमारे बच्चे होंगे, हम उनके लिए करेंगे। तो बहुत ईज़ी हम कोई भी कमेंट पेरेंट्स के लिए कर देते हैं और मुझे ये सोच कर के अंदर बहुत शेम फ़ील होता है कि हमारे भारत में ओल्ड एज होम सब बढ़ते जा रहे हैं। तो ओल्ड एज होम भारत में बढ़ना क्योंकि भारत में अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को एक छत्र छाया के रूप में हमेशा माना जाता रहा है ना? कहा जाता है कि बड़ों की छाया जिस घर पर होती है, उस घर पर कोई और साया नेगेटिव साया नहीं आता है, जहाँ बड़ों की छाया होती है। लेकिन आज बड़े-बुजुर्गों को, अपने सीनियर सिटीज़न्स को बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मिल रही है। हमारे पास भी यहाँ पर सेंटर्स पर भी कई ऐसे सीनियर सिटीज़न्स आते हैं और एक बार तो पर्सनली मैं अपनी बात बताऊँ तो यहाँ पर सेक्टर 21 रोहिणी में बाबा का घर है, तो यहाँ हम रहते हैं, तो यहाँ एक बुज़ुर्ग आए, बहुत ही बुज़ुर्ग व्यक्ति थे और वो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बेल की उन्होंने, तो खुलते ही बहुत फूट-फूट करके रोने लग गए। तो पहले तो मैंने उनको बिठाया, थोड़ा-सा नॉर्मल किया उनको, फिर मैंने पूछा क्या बात हो गई? कहा ऐसा है आप मुझे ना अपने पास यहाँ रख लो। मैंने कहा क्यों क्या बात हो गई? तो कहा मेरे बच्चे बिल्कुल भी मुझे जो है किसी भी रीति से सब कुछ उन्होंने मेरे से ले लिया है। मैं रिटायर हुआ तो मेरी पूरी पेंशन के पैसे से घर बनवा लिया, सब कुछ कर लिया और अब मुझे कहते हैं तुम्हारे इस घर में ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ बैठते हो तो हमारे रॉयल फ्रेंड्स आते हैं, हमें देख के इंसल्ट फ़ील होती है। ये बूढ़ा हमारे घर में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार के बहुत सारे हम केसेस सुनते भी हैं, प्रैक्टिकल देखते भी हैं। तो जो रिलेशनशिप की आज ज़रूरत है, हम उसको भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि जब हमारे घर में कोई सीनियर सिटीज़न्स बैठे होते हैं, केवल उनका बैठना ही हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन भी होती है।
उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी होती है। कोई भी घर में, क्योंकि आजकल आप देखेंगे सभी जो हैं वो लगभग, जो पहले जॉइंट फैमिलीज़ रहती थी, आजकल सभी सिंगल रहने लग गए हैं, है ना? तो जहाँ सिंगल-सिंगल फैमिली है, कोई बड़ा-बुज़ुर्ग घर में नहीं है, और ज़्यादातर फैमिलीज़ आप देखेंगे ऐसी भी हैं जिसमें दोनों ही वर्किंग हैं। तो जहाँ दोनों वर्किंग होते हैं, तो वहाँ बच्चों को क्रच में छोड़ना पड़ता है, या पीछे कोई घर में आया, मेड छोड़नी पड़ती है। तो ऐसे में बच्चों को वो पालना करते हैं, तो आप सोचो बच्चों को संस्कार क्या मिलेंगे उनसे? तो अगर हम अपने बड़े-बुज़ुर्गों को, वो जो भी हमारे घर में हैं, पेरेंट्स हैं या इन-लॉज़ हैं, अगर हम उनके अंदर जीवन का, उनको बहुत अनुभव है, एक्सपीरियंस है उनके पास, जिसके लिए वो कई बार ये भी कहते हैं कि ये बाल हमने धूप में नहीं पकाए हैं। बड़े-बुज़ुर्ग कई बार कोई उनको बात कहे तो वो ऐसे बोलते हैं कि ये बाल हमने धूप में नहीं पकाए हैं, ये बाल हमारे अनुभव से पके हुए हैं, एक्सपीरियंस होता है उनको लाइफ़ का। तो अगर हम उनको थोड़ा-सा, और बड़ों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, थोड़ा-सा प्यार और थोड़ा-सा सम्मान, और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो जब हम उनको वो थोड़ा-सा प्यार और थोड़ा-सा सम्मान देते हैं, तो उनके पास जो कुछ भी है, चाहे वो मोरल वैल्यूज़ के रीति से आप लें, चाहे वो आप धन के रीति से लें, जो कुछ भी उनके पास होता है, तो वो बड़े प्यार से सब कुछ लुटा देते हैं, ठीक है? और उन्होंने जिस प्यार से, आप सोचो, बच्चों की पालना की है, कितनी उम्मीदें होती हैं, बच्चों को भी तो पेरेंट्स से उम्मीद होती है ना, जब बच्चा छोटा होता है, स्कूल में फीस कोई टीचर उसको कहता है, "भई फीस ले आना", कितने राइट से वो कहता है, "पापा मेरी कल फीस भर देना।" है ना? या मम्मी को आकर के बोलता है, "मम्मी मुझे नई यूनिफ़ॉर्म चाहिए, या मेरे को कल फंक्शन है तो मुझे ये जो ड्रेस चाहिए, ये रेंट पर आप मुझे ला", तो कितने राइट से बोलता है ना बच्चा, और पेरेंट्स उसकी हर डिमांड को पूरा भी करते हैं। तो अगर हम अपने उस बचपन को याद करें कि पेरेंट्स ने हमारे साथ क्या किया था, तो मैं समझती हूँ कि बड़े होने के बाद कभी भी अपने पेरेंट्स को, वो जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनको कभी इग्नोर नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने भी हमारी उस प्यार से ही तो पालना की है ना, ठीक है? और दूसरा एक हमारा रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, उसके अंदर ऑनेस्टी, फेथफुलनेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें, ये वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि कहीं भी हस्बैंड वाइफ की लाइफ में अगर थोड़ा-सा भी एक दूसरे के प्रति फेथ नहीं होता, कहीं भी शक आ गया किसी भी बात के ऊपर, तो वो एक ज़हर का काम करता है, रिलेशंस को ऐसा खत्म कर देता है, जो हम देख रहे हैं आजकल का समय कैसा चल रहा है। इस पर भी मुझे एक छोटी-सी कहानी याद आ रही है कि एक बार कबीर जी के पास एक भाई आया, गृहस्थ में रहने वाला कोई आया, और उसने कबीर जी से पूछा कि मैंने सुना है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और आप दोनों आपस में बहुत प्रेम प्यार से रहते हैं, मिल-जुल करके रहते हैं। लेकिन हमारा तो आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है। तो आप मुझे बताइए कि आप ये कैसे कर पाते हैं? तो कबीर जी ने कहा कि तुम बैठो थोड़ी देर, मैं अभी बताता हूँ तुमको। तो उन्होंने उनकी जो वाइफ थी उसको अंदर आवाज़ लगाई और कहा कि ऐसा है, एक दिया लेकर के आओ जला कर के। अब दोपहर का 12 बजे का समय था, कबीर जी बाहर बैठे थे अपने घर के, आँगन में बैठे हुए थे, और वो दिया मँगवा रहे थे। तो उस व्यक्ति को जो है ये बात समझ में नहीं आई कि बताओ 12 बजे का टाइम है, और उसकी वाइफ चुपचाप अंदर से जब उसने सुनी, वो दिया जला के उनके पास रख के चली गई। अब चली गई तो वो बात करते रहे आपस में। थोड़ी देर बाद फिर कबीर जी ने उसको कहा कि ऐसा है, तुम चाय बना कर के लाओ, और चाय के साथ कुछ नमकीन ज़रूर लेकर के आना। अब उनकी वाइफ चाय बना कर के ले आई, और चाय के साथ वो मीठा लेकर के आ गई। कबीर जी ने कुछ भी नहीं कहा, वो चाय पीने लग गए। तो थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे कुछ बताइए, मैं तो आपसे पूछने के लिए आया हूँ। तो कबीर जी ने कहा कि मैंने तो बता दिया जो बताना था, तुम्हें समझ में नहीं आया? उसने कहा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो तुम्हें कुछ ऑकवर्ड सा लगा? हाँ, ऑकवर्ड तो लगा, क्या लगा ऑकवर्ड तुमको? कहा देखो, तुमने दिया मँगाया अपनी पत्नी से, और 12 बजे उसने तुमसे पूछा भी नहीं। कह रहे तुम तो धूप में बैठे हो, दिए का क्या करोगे? चुपचाप वो दिया जला के रख गई, और आपने भी वो दिया जला के रखा हुआ है।
फिर जब आपने उसको कहा चाय के साथ कुछ नमकीन ले आना, तो वो नमकीन की जगह मीठा लेकर के आ गई। आपने तब भी उसको कुछ नहीं कहा। आपने उसको कहा दिया ले आ, तो उसने कुछ नहीं पूछा, है ना? वो मीठा लेके आई, तो उसने कुछ नहीं पूछा, ना आपने कुछ पूछा। तो कहा यही तो अंडरस्टैंडिंग है, यही तो अंडरस्टैंडिंग है एक-दूसरे की। अब मैंने जब उससे दिया मँगाया, उसने मुझसे कोई बात नहीं पूछी, उसने कहा कुछ होगा, काम कुछ करना होगा। दिया सिर्फ़ रोशनी थोड़ी देता है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें कोई नीडल गरम करके उसको उसमें डालनी हो, कोई उनको उसमें पिन डालना हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी काम हो सकता है ना? और कहा जब मैंने उसको चाय के साथ नमकीन लाने के लिए कहा, तो मैं समझ गया कि घर में नमकीन नहीं होगा। तो वो मीठा लेकर के आ गई। कोई बात नहीं जो घर में है वो ले आई। तो ये है अंडरस्टैंडिंग कि मैं उसको कह रहा हूँ तो वो मेरे से कोई प्रश्न नहीं कर रही। वो अगर कोई ऐसी चीज़ ले आई है तो मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये है हस्बैंड वाइफ का आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक-दूसरे के ऊपर फेथ, एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट। तो जब बहुत अच्छा। हस्बैंड वाइफ के हाँ, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जब तक हमारी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक-दूसरे के ऊपर फेथ नहीं है हमारा, एक-दूसरे को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो रिलेशन चल नहीं पाता। और इसमें ऑनेस्टी चाहिए, सच्चाई-सफाई चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए। मान लो अगर एक से कोई गलती हो भी गई है, तो उसको उस गलती को बता देना चाहिए। और जिसको वो गलती बताई है, माने फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जैसे वाइफ है, ठीक है? उसका अ, मैरिज से पहले कुछ एक्स अफेयर चल रहा था। वो बता देती है, सच-सच बता देती है हस्बैंड को कि देखो मेरा ऐसा था, लेकिन अब कुछ नहीं है, ठीक है? तो हस्बैंड को भी उसके ऊपर फुल फेथ करना चाहिए कि देखो इसने मुझे सफाई से, सच्चाई से बताया है, ऑनेस्टी से बताया है, तो मुझे अभी क्या करना है? इसके ऊपर फेथ करना है। अगर हस्बैंड बार-बार, बार-बार उस बात के बारे में उसके ऊपर शक करता रहेगा, तो रिलेशन में क्या आ जाएगा? दरार आ जाएगी। तो सच्चाई भी चाहिए उस रिलेशन के अंदर और सच्चाई के साथ-साथ एक-दूसरे के ऊपर फुल फेथ भी चाहिए है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए है, ठीक है? और तीसरा रिलेशन जो है एक पेरेंट्स और बच्चों का जैसे मैं पहले भी बता रही थी, तो उसमें भी मुझे एक छोटी-सी कहानी याद आ रही है कि एक बार एक बच्चा था, स्कूल जाता था, उसके स्कूल के जूते फट गए। तो जब उसके स्कूल के जूते थोड़े फटे तो उसको स्कूल जाने में थोड़ा शेम फील होता था। तो उसने अपने फादर को बोला कि भी मेरे को जूते ला दो, तो फादर ने कहा कि भी ला दूँगा, अभी थोड़ा-सा रुक जाओ, थोड़ी दिक्कत चल रही है अभी। तो बच्चे ने 1 बार कहा, 2 बार कहा, करते-करते 1 सप्ताह बीत गया और फादर जो था उसको कहता रहा, मना नहीं किया उसने, कहा थोड़ा-सा रुक जाओ, अभी ला दूँगा मैं आपको। तो एक दिन बच्चे को क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि आज मैं पापा के जूते पहन के चला जाता हूँ। इनके जूते पहन के जाऊँगा ना तो इनको पता चल जाएगा, फिर मेरे जूते ये ला के देंगे। और जब वो अपने फादर के जूते पहन कर के गया, तो उसने क्या देखा कि उसके फादर के जूते उससे भी ज़्यादा फटे हुए थे और उसमें से कहीं से कंकड़ आ रहा था, कहीं कीचड़ आ रहा था, तो कीचड़ अंदर उसके घुस रहा था, कहीं पानी आ रहा था, तो वो पानी उसके अंदर आ रहा था। तब उस दिन उस बच्चे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा जूता तो थोड़ा-सा ही फटा है और पापा का जूता तो मेरे से भी ज़्यादा फटा हुआ है। तो ज़रूरत तो वास्तव में पापा को मेरे से ज़्यादा है ना? और ज़रूर उनके पास कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही होगी। सैलरी में कुछ होगा, उनका इकोनॉमिकली कुछ होगा, जो मुझे नहीं लाके तो उस बच्चे ने उस दिन उस चीज़ को रियलाइज़ किया। तो जो पेरेंट्स हमारे प्रति करते हैं, त्याग करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे पीछे टॉलरेट करते हैं, वो कितनी पेशेंस उसके अंदर होती है, कितना हमारे प्रति उनका डेडिकेशन होता है, तो हमें उसे भी समझने की ज़रूरत है। ठीक है? तो हर रिलेशन के अंदर जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ट्रस्ट हो जाता है, फेथ हो जाता है, तो मैं समझती हूँ सभी रिलेशंस बहुत अच्छे चलते हैं। है ना? ऐसा या कुछ और आपके मन में आ रहा है तो आप बताइए? बहुत अच्छा दीदी, एक्चुअली आपने इतने अच्छे से समझाया और बड़ा ही प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए कि हमें कई हुँ, बार हम ऐसे सिचुएशंस में आते हैं जब हम अपने प्रियजनों से या अपने अपने पार्टनर से इन सब बातों में बहस करते हैं जहाँ पे जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो अपने पॉइंट को सही साबित करना, खुद को सही प्रूव करने की वजह से हम कितनी बारी अपने रिलेशनशिप में दरार या रिफ्ट जी, क्रिएट कर देते हैं। ये आपने इतने अच्छे जी, समझाया। दीदी यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है। जी, जैसे हमने हमें अपने अपने जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं,
उनके साथ एक प्रेम भाव रखना चाहिए, एक एक कॉर्डियल रिलेशन रखना चाहिए कि वो हमारे साथ आके जी, रहे। लेकिन अब दीदी एक ट्रेंड एक और दिखने में आ रहा है कि कई बार पेरेंट्स ही साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं जी, कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अपना फर्ज निभाया, अब हम अपना जी, जीवन जीना चाहते हैं। हमें जब जरूरत है ठीक है, हमारी तबीयत खराब होगी आके हमारे बच्चे देख लेंगे, बट अब हम फिर वो जी, नेक्स्ट बच्चों को, दूसरे अपनी जनरेशन के बाद वाले जनरेशन के बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी अब हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम फ्रीली जी, अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो वहां पे जी, एक एक प्रॉब्लम्स आती है रिलेशंस में, उसको कैसे डील जी। करेंगे? उसमें मेरे को जहाँ तक लगता है कि पेरेंट्स हाँ। जो आज की डे टू डे लाइफ देख रहे हैं ना, तो उस डे टू डे लाइफ को देखते हुए वो ये सोचते हैं कि बच्चे हमें फ्यूचर में इंसल्ट करके घर से निकालें या कुछ भी हमारा इस प्रकार से मिसबिहेवियर करें, तो वो बच्चों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड ऑलरेडी कि ये हमारे साथ कल को कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम क्यों ना कर दें। तो वो पहले से ही उस तरह से अपनी मेंटालिटी बना लेते हैं, जो डे टू डे लाइफ आजकल जो चल रहा है उसको देखते हुए। तो इसीलिए वो ये सोचते हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो वो ये समझते हैं कि कल को बच्चे हमारे साथ कुछ करें तो इससे पहले हम ही कुछ अपना फैसला कर लें, है ना? बहुत समय पुरानी एक फ़िल्म का मुझे सीन याद आ रहा है, कभी हमने बचपन में देखा था। उस हाँ। समय पर इतना ज़्यादा वर्स्ट टाइम नहीं था जो आज चल रहा है। आज तो बहुत ही वर्स्ट टाइम चल रहा है, लेकिन उस टाइम पर शायद कहीं शुरुआत हुई होगी इन चीज़ों की। तो एक घर का जो दादा होता है, बुजुर्ग होता है बहुत, तो वो क्या करता है, अपनी चारपाई के नीचे पहले जैसे वो लोहे के एल्युमिनियम के ट्रंक आते थे ना, तो एक ट्रंक रखता है हमेशा अपनी चारपाई के नीचे, उसके ऊपर बहुत मोटा-सा ताला लगा के वो रखता है और उसकी जो चाबी है वो अपने पास लटका के रखता है हर समय पर। तो जो बच्चे होते हैं उसके, तो वो बहुत उसकी सेवा करते हैं क्योंकि उनको क्या लगता है कि इसके पास ज़रूर बहुत सारा कुछ माल होगा जो ये भर के रखता है इसके अंदर, अपने हम्म। ट्रंक के अंदर, और वो ट्रंक को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था और उस मोटे ताले की चाबी को भी कभी नहीं छोड़ता था। और सारे बच्चे उस वजह से उसकी क्या करते थे, सेवा करते थे। और जिस दिन हम्म। वो गया उन्होंने वो चाबी से ताला खोल के देखा तो उसमें सारे ईंट-पत्थर भरे हुए थे। तो कई बार आजकल की सिचुएशन को देखते हुए पेरेंट्स अपने आप को इनसिक्योर फ़ील करते हैं और इनसिक्योरिटी की फ़ीलिंग की वजह से मैं कई प्रैक्टिकल हमारे पास ऐसी बातें भी आती हैं, जो कई पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं दादा-दादी ने ना हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया है। ये ज़्यादा उनको लाड करते हैं या ज़्यादा उनको पूछते हैं या इस तरह से कोई भी चीज़ वो माँगते हैं तो तुरंत उनको ला कर के दे देते हैं, तो बिगड़ गए हैं हमारे बच्चे। तो ये सब चीज़ें मैं सोचती हूँ वो शायद सुनते होंगे, उनके माइंड में ऐसी चीज़ें होती होंगी। तो इसीलिए वो अपने आप को कुछ सिक्योर करने के लिए पहले से ही अलग हो जाते हैं कि नहीं हम इस प्रकार की कोई भी बातें सुने और फिर हमारे रिलेशंस में कुछ बिटरनेस आए, उससे पहले हम अपने आप को सेपरेट कर लें। बट दिस इज़ आल्सो रॉन्ग, दिस इज़ नॉट फेयर, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है ना। हम जैसा सोच रहे हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते ऐसा हैं। ही तो बात अगर हम पहले से ही अपने रिलेशंस के प्रति एक विज़न क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे रिलेशंस में आगे चल कर के हमको धोखा मिलने वाला है या हमको इस तरह से इंसल्टेड बिहेवियर मिलने वाला है, हम पहले से वो विज़न क्रिएट करके चल रहे हैं। तो जो विज़न हमने लाइफ़ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बनाया है, तो वही जो है वो रियलिटी में चेंज हो जाता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे जो एल्डर्स हैं जो भी, तो उनको भी इस प्रकार के अपने मन के अंदर बातें नहीं रखनी चाहिए, मेंटालिटी नहीं बनानी चाहिए और ना ही जो बच्चे हैं हमारे, उनसे कोई गलती हो जाती है, तो उनकी गलतियों को मन पे रख के और बार-बार उनको वो रिवाइज़ नहीं करना चाहिए। जब हम बार-बार उन चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं, तो कई बार क्या होता है, बच्चों के अंदर भी वो इरिटेशन आ जाती है। तो जो वैल्यूज़ हैं, वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। हमारे एल्डर्स के अंदर भी वो वैल्यूज़ होनी चाहिए और यंगस्टर्स के अंदर भी वो वैल्यूज़। तो दोनों जब अपनी-अपनी वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान देंगे, अपने कर्तव्यों के ऊपर ध्यान देंगे, तो मैं समझती हूँ रिलेशंस जो है हमारे बेटर से बेटर हो जाएँगे। ऑटोमेटिकली हो जाएँगे। तो किसी के भी प्रति मन में कोई भी भाव नहीं रखना चाहिए।
जो हम परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं, तो परमात्मा के महावाक्यों में एक बहुत सुंदर बात आती है जो मुझे हमेशा याद रहती है। परमात्मा कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी काला कोयला क्यों ना हो, कितनी गंदी वो आत्मा हो, काले कोयले के समान हो, लेकिन आपने उसको हमेशा हीरे की फॉर्म में देखना है। उसको यही देखना है कि ये एक डायमंड है। तो जब आप उसको हमेशा डायमंड की दृष्टि से देखेंगे, डायमंड की भावना से देखेंगे, तो परमात्मा कहते हैं कि डायमंड भी कहाँ से निकलता है? कोयले की खान से ही तो निकलता है ना। एक ऐसा टेम्परेचर क्रिएट होता है कोयले की खान के अंदर, जो वो कोयला क्या बन जाता है? वो डायमंड बन जाता है। तो डायमंड। परमात्मा यही कहते हैं कि जब आप उसको यही वाइब्रेशंस देते रहेंगे कि ये डायमंड है, ये डायमंड है, ये डायमंड है, तो धीरे-धीरे उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर वो इमर्ज होनी शुरू हो जाएँगी। ठीक है? और जो हमारे थॉट्स हैं ना, हमारे थॉट्स जो है वो लिविंग है। हमारे थॉट्स डेड नहीं है, लिविंग है। ये ट्रैवल करते हैं। करेक्ट। आप चाहे कहीं पर भी बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर मैं आपको हेट्रेड के थॉट्स दे रही हूँ, जेलसी के थॉट्स दे रही हूँ, तो वो थॉट्स आपके पास जाएँगे आपके पास। और मैं अगर आपको लवफुल थॉट्स दे रही हूँ, कंपैशन के थॉट्स दे रही हूँ, सक्सेस के थॉट्स दे रही हूँ, तो वो भी आपके पास जाएँगे। जिसको आप देखेंगे हमारे पुराने जो शास्त्र इत्यादि हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। जैसे चंद्रगुप्त थे, तो चंद्रगुप्त जब भी कहीं पर जाते थे और चाणक्य को पता चलता था कि वो मुसीबत में है, तो वो जहाँ पर भी होते थे वहाँ बैठ कर के वो महामृत्युंजय का जाप करते थे, अगर आपने सीरियल में देखा होगा तो। तो जैसे ही वो महामृत्युंजय का जाप करते थे और उसको वो वाइब्रेशंस भेजते थे, तो वो जो पावरफुल थॉट्स हैं वो चंद्रगुप्त के पास जाती थी और हर सिचुएशन में वो विजयी हो जाता था। तो जो हमारे थॉट्स हैं वो ट्रैवल करते हैं और उसके लिए कोई समय की सीमा नहीं है, कोई स्थान की सीमा नहीं है। तो अगर हम अपने एल्डर्स के लिए या यंगस्टर्स के लिए लवफुल थॉट्स, कंपैशन के थॉट्स, ऑनेस्टी के थॉट्स, ट्रस्ट के थॉट्स जब हम उनको देते हैं, तो वो थॉट्स उन तक जाते हैं वो थॉट्स उन तक और वो थॉट्स फिर उनको वो कार्य करने के लिए समर्थ बनाते हैं, उनको एलिजिबल करते हैं उस कार्य के लिए। तो हमारे एल्डर्स को भी यंगस्टर्स के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए और यंगस्टर्स को एल्डर्स के लिए, एल्डर्स को यंगस्टर्स के लिए। दोनों को एक-दूसरे के प्रति जो है वो अच्छे संकल्प करने चाहिए क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छे संकल्प क्योंकि संकल्प क्या है? एक बीज है और बीज के लिए क्या कहा जाता है? एज़ यू सो सो शैल यू रीप। जो बोएंगे वही पाएंगे ना। तो जब हमने अच्छे संकल्पों के बीज डाले हैं तो जरूर उनसे फल कैसे निकलेंगे। आप देखो आजकल के समय में ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे उनकी बहुत केयर करते हैं, बहुत ओबीडिएंट होते हैं, हर मामले में बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हमारे पेरेंट्स को कहीं चोट लग गई है, कुछ दवाई बीमारी हो गई है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, उनके लिए वो ऑफिस से लीव भी लेते हैं, बहुत ही केयरफुल होते हैं। तो वो भी तो पेरेंट्स हैं और वो भी बच्चे हैं। तो ज़रूर उनके पेरेंट्स ने उनको थॉट्स कैसे दिए होंगे। तो इसीलिए पेरेंट्स को भी जब वो बच्चे को जन्म देते हैं, उनकी पालना करते हैं, तो उनको भी वो पॉज़िटिव सिर्फ़ खाने से हम किसी की भोजन से, रोटी से पालना नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने संकल्पों से भी उनकी पालना करते हैं। तो जब हम अपने अच्छे संकल्पों से उनकी पालना करेंगे, ट्रस्ट के संकल्पों से, फेथ के संकल्पों से, लवफुल संकल्पों से, पीसफुल संकल्पों से, पावरफुल थॉट से हम उनकी सस्टेनेंस करेंगे, तो वो सस्टेनेंस है तो ऑटोमेटिकली उनका जीवन कैसा हो जाएगा? वैसा ही होगा। और जो हमने उनको दिया वही हमारे पास रिटर्न आना है, तो हमने उनको क्या दिए? फेथ के थॉट्स दिए, तो हमारे पास रिटर्न क्या आएँगे? केयर के थॉट्स आएँगे, ऑटोमेटिकली आएँगे। तो दोनों तरफ से क्योंकि कोई भी कार्य होता है, वो दोनों तरफ से ही होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ के लिए भी कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ जो है, वो एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों पहियों में हम गाड़ी चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं? व्हील बैलेंसिंग कराते हैं ना। व्हील बैलेंसिंग होती है तो गाड़ी क्या करती है? स्मूथ चलती है, नहीं तो गाड़ी में भी चलती क्या है, होता है? वो भी डगमगाने जंपिंग लगती करती है, है, बॉबलिंग। बॉबल बॉबल जी, करती है। जी।
तो ऐसे ही हर रिलेशन के अंदर, चाहे वो पेरेंट्स चाइल्ड हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, यंगस्टर्स और एडल्ट्स हैं, इवन देन ऑफिस में भी आप देखेंगे जो बॉस है और एम्प्लॉइज हैं, उनके अंदर भी कुछ वैल्यूज हैं रिलेशंस की। तो जब भी वो रिलेशंस में वो दोनों एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट होकर के चलते हैं, तो वो कोई भी हमारा रिलेशन हो, चाहे वो घर में है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो हमारे नेबर्स के साथ है, क्योंकि नेबर्स के साथ भी तो हमारे रिलेशंस होते हैं ना। अगर आपको एक अच्छा नेबर मिल जाता है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग वाला होता है, तो ज़रूर आपको जीवन में सुकून मिलता है ना। अगर आपको नेबर कोई ऐसा मिल गया, जो आपको समझ नहीं पा रहा है, आप तो बहुत क्लीनलीनेस रखना चाहते हैं, अपने घर के बाहर बहुत सफाई रखते हैं, डस्ट ऐसे नहीं गिरते हैं डस्टबिन में, आपने उसको लिड लगा के रखा हुआ है, लेकिन आपके जो नेबर हैं, वो ऐसे नहीं हैं। तो रिलेशंस में वहाँ भी क्या होता है, और बाकी रिलेटिव्स तो आपके बाद में काम आते हैं, पहले तो कौन काम आता है आपके? आपके नेबर्स ही आते हैं, एक-दूसरे की तो हम काम आते हैं ना, तो उसमें भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो रिलेशंस जो हैं हर जगह ज़रूरी भी हैं, और हर रिलेशन में कहीं कर्तव्य भी हैं, कहीं अधिकार भी हैं, दोनों ही चीज़ें। बड़ी अच्छी से आपने दीदी समझाई इस बात को। यहाँ पे हम जब रिलेशंस की बात करते हैं मल्टीपल, जैसे ऑफिस, प्रोफेशनल और पर्सनल, हम मोटा-मोटी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जी, कई बार दीदी गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ इन द सेंस कि किसी भी कारण से, किसी भी गलतफ़हमी से या जी, जी, गलतियाँ तो ऐसे वो भी होती भी हैं, इंसान है तो गलतियाँ जी, होंगी। तो जब जी, वैसी गलतियाँ हो जाती हैं तो कई बार हमें रिलेशनशिप्स में रिफ्ट आ जाती है। उस चीज़ को हम सालों तक अपने मन में दबाए रहते हैं, उससे उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो उस सिचुएशन में दीदी हम कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं? क्योंकि हम रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। बिकॉज़ दीदी उस जी, बोझ को लेके ना किसी भी रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाते, और वो बार-बार हमारा अतीत हमारा पीछा करता है, और जब भी हमारे टकराव होते हैं हम अक्सर यही चर्चा करते हैं कि तुमने उस समय ये कहा था, मैंने ये कहा था, और पुरानी बातें जैसे कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना जिसको कहते हैं बेसिकली, वो चलती रहती हैं, और कड़वा मिठास की बजाय रिलेशनशिप्स में कड़वाहट आती है। वहां पे दीदी हमें क्या अप्रोच अपनाना चाहिए, क्या टेक्निक अपनानी चाहिए ऐसे सिचुएशन में? हाँ। ये आपने बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल बात की है कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और मनुष्य को जो कहा जाता है कि कहीं न कहीं उससे कोई न कोई गलती हो ही जाती है। कई बार हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हमसे हो जाती हैं, जो भी हमारे साथ हैं, वो उनको लाइक नहीं करते हैं, ठीक है? और वो जिनके साथ भी हमने वो बिहेवियर, जिसने भी मानो मैं अपने साथ लूँ, मानो मुझे किसी ने कोई भी बात कही, पास्ट में कोई भी बात कही, और मैं उसको लेकर के चल रही हूँ। और ज़्यादातर होता क्या है, हम उन बातों को पकड़ कर के ही उनके साथ बिहेवियर करते हैं, हमेशा के लिए। हमारा उनके प्रति एटीट्यूड क्या बन जाता है कि ये ऐसे ही हैं, है ना? एक छोटी-सी प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताऊँ, हमारे पास एक भाई आते हैं, वो रेलवे में यूनियन के लीडर हैं। तो जैसे यूनियन लीडर अपने ऑफिसर के पास जब भी जाता है, तो ऑफिसर को क्या लगता है कि यूनियन लीडर आए तो ज़रूर कुछ ना कुछ ये अपनी डिमांड लेकर के आया होगा, कुछ कहने के लिए आया होगा। तो वो जब यूनियन लीडर अपने ऑफिसर के पास गया मिलने के लिए, तो उसके बाहर उसका पीए बैठा था। तो उसने उसके पीए को बोला कि मुझे साहब से मिलना है, आप उनको ज़रा बोल दो। तो जब वो अंदर गया साहब को बोलने के लिए, तो साहब ने कहा कि मैं ना अपना मूड खराब नहीं करना चाहता हूँ, आप उनको बोल दो साहब बहुत बिज़ी हैं। तो पीए ने आकर के बोला कि साहब बहुत बिज़ी हैं, अभी वो नहीं मिल पाएँगे। तो जो यूनियन लीडर था उसने रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप एक बार फिर प्लीज़ जाओ और साहब को बोलो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए उनका, ओनली फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए सिर्फ हम मिल लें, मुझे बहुत ज़रूरी काम है उनसे। प्लीज़ मेरी तरफ से एक बार आप जाकर के रिक्वेस्ट करो। और वो पीए जो था वो दोबारा गया अंदर और उससे जाकर के बोला कि साहब वो ऐसे-ऐसे कह रहा है। तो उसने कहा नहीं, वो यूनियन लीडर है और कोई ना कोई समस्या फिर लेकर के आया होगा और मेरा मूड खराब कर देगा वो भी। और आज मेरा मूड जो है बहुत अच्छा है, मैं इसको अच्छा ही रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा मूड खराब हो जाए। तो फिर वो पीए बाहर आया और उसने उसको मना कर दिया कि नहीं वो नहीं मिल सकते हैं। तो वो चला गया, जब मना कर दिया तो वो चला गया। तो लगभग 1 महीने के बाद
जब वो ऑफिस आ रहा था यूनियन लीडर, तो बाय चांस की बात है कि ऑफिसर भी उसी समय अपनी गाड़ी से उतरा, और जब दोनों का आमना-सामना हो ही गया, तो उसने पूछा ऑफिसर ने यूनियन लीडर से कि आप, मुझे याद आया 1 महीने पहले आप मेरे पास आए थे मिलने के लिए, पर मैं थोड़ा बिज़ी था, तो आप बताइए क्या काम था? तो यूनियन लीडर ने कहा नहीं कोई बात नहीं सर, वो तो हो गया काम। फिर भी उसने थोड़ा-सा ऑफिसर ने उसको प्रेस किया कि नहीं आप बताओ तो सही बात क्या थी? तो यूनियन लीडर ने बताया सर, मेरी बेटी की शादी थी और मैं उस शादी का इन्विटेशन कार्ड आपको देने के लिए आया था। तो कई बार होता क्या है कि हम पूर्व की बातें, जो आपने कहा ना पास्ट की चीज़ें, हम पास्ट की चीज़ों को अपने मन में रख कर के चल रहे होते हैं, और उन प्रेजुडिसेस की वजह से हमारे जो प्रेज़ेंट रिलेशंस हैं, हम उनको भी उस तरह से निभा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए परमात्मा ने हमको बहुत सुंदर बात बताई कि बच्चे, तुम रोज़ रात को सोने से पहले जिसके साथ भी जो कुछ तुमने किया या किसी ने तुम्हारे साथ किया, तो रोज रात को सोने से पहले तुम उनको क्षमा दे दो और क्षमा ले लो। और अगर तुम रोज रात को सोने से पहले उनको क्षमा कर दोगे, तो सुबह, अगली सुबह उठने से पहले मैं तुम्हारे सारे पापों के लिए तुमको क्षमा कर, ठीक है? और क्या कहा जाता है कि क्षमा दान ही सबसे बड़ा दान है। हम उन चीज़ों को कब तक नहीं भूलते हैं, जब तक हम उनको माफ़ नहीं करते हैं। और माफ़ नहीं करते हैं, तो हम भूल भी नहीं पाते हैं, और भूल नहीं पाते हैं, तो वो पास्ट का सारा बर्डन हम लेकर के चलते हैं, और उस पास्ट के बर्डन से, प्रेजुडिसेस से हमारे रिलेशंस वर्तमान में भी क्या होते हैं, खराब होते चले जाते हैं। तो रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए हमें ये बात अपने अंदर ज़रूर पक्की करनी है। पहली बात तो ये कि जो भी पूर्वानुमान है, पूर्व में जो भी पास्ट में घटना घटी या हमारे रिलेशन में कोई ऐसी बात हुई, तो हम उसको भूल जाएँ। और भूलने के साथ-साथ हम क्या करें, भूलेंगे कब वो बात, जब हम उसे क्षमा कर देंगे। क्योंकि गलतियाँ तो हमसे भी कोई ना कोई हुई होंगी। ज़रूर, क्या कहावत ऐसी कही जाती है ना कि ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। कभी ऐसा तो होता नहीं है। और जब तक आप दोनों पक्षों की बात नहीं सुनते हैं, आपको राइट जजमेंट आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है? तो उन पास्ट की बातों बातों को भूलने और क्षमा करने से ही हम रिलेशंस को आगे अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, चला सकते हैं, पॉजिटिवली उनके साथ रह सकते हैं, और एक-दूसरे के प्रति हम अधिकार और कर्तव्य दोनों निभा सकते हैं। तो इसमें हमें 2 चीज़ें करनी है, पास्ट को भूलना है और दूसरा उनको क्षमा देना है। और उसके लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट टूल है। क्योंकि कई बार हम भूलना भी चाहते हैं, माफ़ भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर ना भूलने की, ना माफ़ करने की पावर नहीं होती है हमारे अंदर। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन हमको वो पावर देता है। सुप्रीम से जब हम जुड़ते हैं, तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उससे हमें मिलने लग जाती है। तो ये बेस्ट टूल जो है इसका, वो मेडिटेशन। जी। बहुत सुंदर दीदी आपने इसको समझाया। और यकीन मानिए ये सारे विषय ऐसे विषय होते हैं जिसपे हम लगातार चर्चा कर सकते हैं। समय अभाव हो जाता है, समय की कमी के कारण हमें ऐसे बातों को बीच में ही रोकना पड़ता है, क्योंकि इसके दीदी इतने आयाम हैं, इतने पक्ष हैं, जिसको हम चर्चा करें तो हर विषय पे हमें घंटों बीत जाए और समय का पता ना चले। लेकिन दीदी यहाँ जी, पे हमारे पास समय की पाबंदी है, तो सब जी, हमारे सेशन को समाप्त करने से पहले हमेशा की तरह भी आपने प्राणायाम की, मेडिटेशन की महत्ता को बताया, उसको हम थोड़ा सा जी, करेंगे पहले, उसके बाद अपने सेशन की समाप्ति करेंगे। जी। मेडिटेशन अभी हम करते हैं 5 मिनट के लिए सभी। जी दीदी। तो सभी रिलैक्स होकर के बैठ जाएँगे। आँखें बंद भी कर सकते हैं सभी, और खोलना चाहें तो खोल भी सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। और अपनी पूरी बॉडी को थोड़ी देर के लिए हम सभी बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। ऐसा फ़ील करेंगे कि अपनी चेतना को अपने पूरे शरीर से हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समेटेंगे।
अपना ध्यान पहले हम अपने दोनों पैरों की तरफ ले जाएंगे। रिलैक्स करेंगे हम पूरी बॉडी को। दोनों पैर रिलैक्स हो गए हैं। पैरों से ऊपर लोअर लेग्स, दोनों लोअर लेग्स रिलैक्स हो गए हैं। अपर लेग्स, दोनों अपर लेग्स, थाइस रिलैक्स हो गए हैं। स्टमक और बैक, रिलैक्स हो गए हैं। चेस्ट और बैक, दोनों आर्म्स, हैंड्स, नेक के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स की पोज में है। नेक, फेस, हेड, सिर के बाल से पैर की चोटी तक पूरा शरीर रिलैक्स मोड में है। अपने फोरहेड के सेंटर में अपने माइंड को कंसंट्रेट करें। फोरहेड के सेंटर में एक छोटा सा स्टार है, अणु के समान एक छोटा सा स्टार, बहुत ही पावरफुल स्टार है। फील करें इस स्टार की प्रेजेंस को। और इस स्टार से निकलती फाउंटेन की तरह रेजेस को इस स्टार से फेथ की रेजेस निकल रही हैं, लवफुल रेजेस निकल रही हैं। पीसफुल रेजेस निकल रही हैं। प्योर रेजेस निकल रही हैं। प्योरिटी, पीस, पावर, लव और ट्रस्ट, ये रेजेस वाइब्रेट हो रही हैं मेरे चारों तरफ। और मेरे आसपास मेरे रिलेशन में जो भी हैं, मैं उन सभी को ये वाइब्स दे रही हूँ। एक एक रिलेशन को सामने लाए। अपने पेरेंट्स, इन लॉस,
husband wife, बच्चे, neighbors, colleagues, एक एक रिलेशन को सामने लाएं और सभी अपने रिलेटिव्स को ये प्योर वाइब्स दे रहे हैं, लवफुल, सेल्फलेस लव, बिल्कुल निस्वार्थ प्यार, पावरफुल वाइब्स, ट्रस्ट के वाइब्स, रिलेशंस में पीसफुल वाइब्स, रिलेशंस में ऑनेस्टी के लिए प्योरिटी के वाइब्स, जो भी मेरे रिलेशन में है उन सब के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, सभी के साथ मेरी बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सारे रिलेशंस लवफुल हैं, और अपने मन में अगर किसी के प्रति कोई भी पास्ट की बात है, जिसके भी प्रति है, उसको सामने लाएं और स्पेशली उनको लवफुल और पीसफुल वाइब्स दें। सच्चे मन से उनको क्षमा कर दें। और अगर मेरे साथ किसी ने कुछ किया है तो उन्हें क्षमा कर दें, और जाने अनजाने अगर मैंने किसी के साथ कुछ किया है तो मैं उन सब से क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और सभी के साथ अब मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं। मैं शांति का सितारा अपने सभी रिलेशंस को पीसफुल वाइब्स, लवफुल वाइब्स दे रही हूँ। अपने घर को, अपने परिवार को स्पेशली ये वाइब्स दे रही हूँ। घर का एटमॉस्फेयर पीसफुल हो गया है, लवफुल हो गया है, पावरफुल हो गया है। इस प्रकार के वाइब्रेशंस मुझे सबको रोज देने हैं। ओम शांति। दीदी बहुत सुंदर था। कहीं ना कहीं मैं भी उसी मेडिटेशन में खो सी गई थी।
तो कई बार जब ऐसे जी, मेडिटेशन होते हैं दीदी, तो उसके पास ज्यादा कुछ कहने के लिए बचता नहीं है, और बस केवल हम जी, शुक्रगुजार हैं कि ब्रह्म कुमारी का और पिंकिश फाउंडेशन का ये सफर निरंतर जारी है, लंबे समय से जारी है, और आप सबकी कृपा, आप सबके आशीर्वाद से हमारा ये पूरा फाउंडेशन, हम सब भी बहुत अच्छे से मुस्कुरा पा रहे हैं, आपके सामने आके इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत कर पा रहे हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मैं आशा करती मैं हूँ आप कि हमारे सभी को आप मैं भी आप सभी को पिंकिश फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को बहुत दिल की गहराइयों से कांग्रेचुलेशंस देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, सबको जोड़ने का अपने साथ, और सबके साथ ये भी एक तरीका है हमारे रिलेशंस को बेटर बनाने का। तो पूरे पिंकिश फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को मैं बहुत हार्टी कांग्रेचुलेशंस देती हूँ। थैंक यू दीदी। और अगली बार हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी तरीके से पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ अगले एपिसोड में। आप सभी का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अनुपमा को इजाजत दीजिए, हम फिर से मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। ओम शांति। ओम शांति।